आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ कहानी क्षीर सागर। इसके लेखक हैं एल.एस. रामामृतम। ये तमिल भाषी लेखक हैं और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये कहानी एक संयुक्त परिवार की है जिसमें एक नवविवाहित जोड़ा है, पर ये जोड़ा अलग हो गया है। पत्नी अपने पति को याद करते हुए एक पत्र लिख रही है। ये पूरी कहानी एक पत्र के रूप में ही आपको सुनने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं ये कहानी। नमस्कार, सब कुशल मंगल है? वहाँ का कुशल लिखना। तुम तो खैर लिखने से रहे। पता नहीं कभी तुम लिखने की सोचते भी हो या नहीं। जब यहाँ थे तब भी तो कुल्ला करते समय मेरे हाथों से लोटा लेते हुए 10 बार अगल बगल झांका करते थे। तुम क्या लिखोगे पत्नी को? ठीक है, चलो मैं ही पहल कर देती हूँ। अब तुम्हारे जैसा दब्बू पति हो किसी का तो मुझ जैसियों को ससुराल में ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। घर के बुजुर्ग कहेंगे, पढ़ी लिखी हैं भाई, पढ़ाई बिरथा जाएगी क्या? अपने पति को खत लिखा है। ठीक है, कहते हैं तो कह लें, व्यंग कसना है तो कस लें। मैंने तो लिखी सो लिखी, आपने भी तो बाची है, तो दोनों बराबर के पाप के भागीदार हुए। अब तो कोई साम्य हो गया हम लोग का। क्यों, क्या सोच रहे हो? यही ना कि पहले पत्र में ही मैंने इतनी लठमार भाषा लिख दी। ठीक है, मैं मूर्ख सही, मैं तो मन में कुछ छिपा नहीं सकती। बाबूजी अक्सर कहा करते थे, भूल से भी कोई बात इसे बता ना बैठना। लाख मना करो तब भी एक पुर्जे पे लिख कर रहेगी, इसे चैन ही नहीं पड़ेगा। बड़ी खतरनाक लड़की है, कोई बात नहीं बचती। हाँ, सच ही तो कहा था उन्होंने। अब आप ही बताइए, किसके सामने रोऊं अपना दुखड़ा? शादी की पहली दिवाली है और तुम मेरे पास नहीं हो। किसे लिखूं? अपने माँ बाबूजी को? लिखूंगी तो लोग कहेंगे घर की बात दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रही हूँ, फिर लानतें भेजी जाएंगी। ठीक है, मूर्ख ही सही, पर इतना जड़ मूर्ख तो नहीं। फिर मेरा अपना है ही कौन, आप ही बताइए। माँ दिवाली के 2 दिन पहले ही आई थी। बड़ी हुमक थी उनके मन में बिटिया और जमाई को दिवाली पर घर ले जाने की। तुम थे नहीं, और जब माँ को मालूम पड़ा कि तुम दिवाली पर रहोगे भी नहीं तो उनका माँ कैसे उतर गया था। बस जो उतरा फिर चढ़ा ही नहीं। ठीक है, जमाई बाबू ना सही, कम से कम जगदा को ही ले जाती। हम लोगों से अलग हुए काफ़ी दिन हो गए, शादी के चौथे दिन ही विदा होकर आ गई थी, माँ ने कहा। पर तुम्हारी अम्मा कनखियों से मेरी ओर देखी और बोली, जब मेरा बेटा नहीं आ सकता तो अपनी बिटिया भी यहाँ 4 जनों के साथ दिवाली मना लेगी। अब ये हमारी भी तो बेटी है, फिर जैसी आपकी मर्जी और उसकी मर्जी, हम कोई उसका हाथ थामे तो बैठे नहीं हैं। अब बताओ, भला ये भी कोई बात हुई? झापड़ भी लगा दो और फिर सहला भी दो। मैं नहीं जानती अम्मा मुझे तौलना चाहती हैं। मेरा ही मन पागल था जो क्षण भर के लिए कमज़ोर हो गया था। छोटे भाई चीनू को देखने की इच्छा हो आई थी। सुबह कुल्ला करने से लेके रात खटोले में उसका बिस्तर बिछाने तक सारा काम मैं ही तो किया करती थी। अब कौन करता होगा? पर मैंने भी न मना कर दिया। माँ की आंखें नम हो गई थीं, चुपचाप लौट गईं। मैं कुछ देर तक बुद्ध बनी बैठी रही। अम्मा जी के अधरों पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर एक बारगी देखी और भीतर चली गईं। भीतर ही भीतर खूब खुश हुई थी वो। मुझे पता है, मैं परीक्षा में सफल रही। पूछोगे नहीं कौन सी परीक्षा? अरे यही आज़ादी वाली। अब औरत जात की आज़ादी थोड़ी ना होती है। अच्छा जी, मैं पूछती हूँ, ऐसी भी क्या नौकरी की 30 त्योहार भी नाते रिश्तेदारों से दूर रहो? माना कैंप में हो, पर एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते क्या? मैं खूब समझती हूँ, औरत जात को क्या, पुरुषों को भी कहाँ आज़ादी मिल पाती है। हम लोग घर के गुलाम हैं तो आप लोग बाहर नौकरी के। देखा जाए तो आज़ाद है ही कौन। हम सब दुनिया के पिंजड़े में कैद हैं। अमीर सोने के पिंजड़े में कैद है तो गरीब विशाल पिंजड़े में। हम जैसे बीच के लोग न इधर के न उधर के, त्रिशंकु की तरह अधर में ही लटके हुए हैं। वरना ऐसे में हमको तुमसे अलग क्यों रहना पड़ता? मैं तो तुम्हारी याद में दिन गिन रही हूँ और तुम भी क्या नौकरी छोड़ सकते हो? मैं सब समझती हूँ, ऐसी बात नहीं। यह मन अब सचमुच खूब समझने लगा है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों बात तक नहीं कर सकते। अरे जाते समय तुम अगर मेरे पास आकर एक बार कह देते, जगदा मैं चलूं,
तो क्या तुम्हारा सिर कलम हो जाता? चलो वह भी देख लेते, क्या हो जाता। माना सुहाग रात का मुहूर्त पूस में निकला है तो वही सही, पर क्या मुंह से बोलने में गुनाह हो जाता? फिर तुम लोग शादी ही क्यों करते हो? इस घर का रवैया अजीब है। अब आप जैसे लोग इस तरह घुन्ने बने रहें तो हम जैसे को बेशर्मी पे उतरना ही पड़ेगा। पर अम्मा ने खुद ही कहा था कि बड़े परिवार में ऐसा ही होता है। खुद भी तो वो बड़े परिवार में ब्याही गई थी। अब ज़रा से घर में अगर 4 युवा जोड़ियां रहनी पड़ जाएं तो क्या किया जाए? जब घर में मेहमान आते तो पूछना ही क्या, किसी एक जोड़ी का बिस्तर बाहर ओसारे पे पड़ जाता। अब या तो बिस्तर बिछने की बात ही पता चलता कि वह भागी जोड़ी कौन है। कहते भी नहीं बनता, बस मुंह सी लेना पड़ता था। अम्मा सुनाती तो ज़ोर की हंसी आती। पहले पहल जब इस घर में बात चल रही थी तो बाबूजी ने टोका था, क्यों री, या तो भरा पूरा घर है, लड़का 4 भाइयों में सबसे छोटा है, फिर शादी के लिए 2-3 लड़कियां भी तैयार हैं। तो ठीक है ना जी, अच्छा ही है। देख लेना, भरे घर में ब्याहेगी तो दूधो नहाएगी पूतो फलेगी। अब हमें ही ले लो, क्या घट गया हमारा? अब जिनके आगे पीछे कोई नहीं है कैसे सड़ रहे हैं देख तो रहा हूँ। अच्छा है, लड़का चौथा है, गनीमत है, मेरी तरह पहली बहू तो नहीं है। माँ की बातें जस तो गई। अब बताओ, उपन्यास की नायिका भला कौन बनना नहीं चाहता, पर जब खुद पर पड़ती है ना तभी समझ में आता है। सच कहती हूँ, उस रोज़ तुम एक शब्द भी नहीं बोले और चले गए। रुलाई फूट पड़ी थी मेरी तो। किससे कहती अपना दुखड़ा? सभी तो न थे, बस आंचल में मुंह ठूंस कर पिछवाड़े की ओर भाग गई थी। पता नहीं कितनी देर वहाँ बैठी रही। क्यों गुड्डी, क्या हो रहा है? मैं चौंक पड़ी। अम्मा ही तो थी सामने, एकदम गोरी चिट्टी, माथे पे लाल टीका। सचमुच कभी कभी कितनी सुंदर लगती है तुम्हारी माँ। कुछ नहीं अम्मा, मैंने झट से आंखें पोंछ ली थी। अरे जुखाम तो नहीं हो गया? रात को दही मत लेना, समझी? अम्मा की आंखों में शरारत थी। उन्होंने आंख दबा ली। सचमुच खूब प्यारी लगी। नहीं हो ना, तुम्हारी तबीयत का कुछ अंदाज़ा नहीं लग पाता। देख, अपनी देखभाल तुझे खुद ही करनी होगी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर दीपक जलाने चली गई। जाइए, मैं आपको खत थोड़ी लिख रही हूँ, बस बतिया रही हूँ ना, चिट्ठी में कुछ सोच रही हूँ। या सोचना भी मेरी अपनी स्वतंत्रता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं खुद नहीं रोक सकती, क्या करूँ? मैंने पहले ही कहा था ना कि अपने भीतर की बात एकदम उड़ेल देती हूँ। अब यह बात क्या मुझसे छिपी है कि आप किस तरह बाहर भीतर अपना तमतमाया चेहरा लिए घूम रहे थे, जैसे गले में कोई फांस लग गई हो। मैं कब कहती हूँ कि आपकी मुझसे बोलने की इच्छा नहीं थी? तभी तो मेरा दुख और बढ़ गया है। पता नहीं तुम क्या क्या कहना चाह रहे थे। मैं ही तो अभागिन थी जो सुन नहीं पाई। इससे पहले तो हम तुम एकदम अनजान थे। परदेसी के वेश में तुमने मेरी दहलीज लांघ कर मेरा हाथ थाम लिया था। जाने कितने जन्मों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या था वो? और जब यह चिर परिचित वस्तु मिल गई, फिर भी प्रतीक्षित बनी हुई है, तो बोलो कैसा लगेगा? कुछ कर्म अभी भुगतने बाकी हैं। अब आग का नाम लेने से कोई मुंह थोड़े ही जल जाता है। तुम कहोगे ससुराल में हो, फिर भी मरी जा रही हो। पर मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ उसे सुनना तो होगा ही। तुम जाने किस कैंप में टूर पर चले गए, इस समय जाने किस होटल या धर्मशाला की छत की ओर ताकते पड़े हो गए। मैं यहाँ तड़प रही हूँ। क्या पता तुम्हारे लौटने तक मुझे कुछ हो जाए। सोचते ही काँप ज़रूर जाती हूँ, पर सोचती हूँ आपका भी तो वही हाल होगा। यहाँ तो जब एक एक दिन एक एक पल की तरह बीत रहा है, ऐसे में एक एक क्षण जब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ी या अनजाने में किया गया वह छोटा सा स्पर्श, तब मुझे ऐसा लगा जैसे बड़ी भारी पूंजी मेरे पास आ गई हो और इसी के बहाने मैं ज़िंदगी काट लूँगी। मेरे बाबूजी जब भी किसी बुज़ुर्ग को गली से गुज़रते देखते थे तो हाथ जोड़ लेते। मैं पूछती तो कहते, बिटिया पता नहीं इस बुज़ुर्ग की उम्र तक मैं जीवित रहूँगा या नहीं, पर उन लोगों ने समय और आयु पर विजय पाई है। बस उसी विजय के आगे सिर झुकाता हूँ। वे जानबूझकर धीमी आवाज़ में बोलते तो भीतर तक कुछ धंस जाता। इतनी दूर तक क्यों जाएं? इसी परिवार में हर दिवाली पर अपने से हरा होने वाला घाव नहीं है क्या?
पहले तुम 5 भाई हुआ करते थे ना, अब 4 ही तो रह गए। अब घूम फिर कर असली मुद्दे पर आ गई हूँ। आपके बगैर जो दिवाली आई है उसी बात पर। अम्मा को देख के आश्चर्य होता है। इतना भारी भरकम शरीर कैसे फिरकनी सी घूमती रहती हैं। कितना काम कर डालती हैं, मजाल है जो एक क्षण के लिए भी विश्राम किया हो। हम तो अभी जवान हैं, पर उनकी तरह काम तो हमसे होता ही नहीं। ऊपर जाकर अपनी सास की सेवा अलग करती हैं, उनका शौच भी उठाती हैं। अम्मा तो दादी की सेवा किसी और को करने भी नहीं देती। फिर आपके बाबूजी की सेवा, बाप रे कितना गुस्सा है उनको इस उम्र में। रसोई में ज़रा सी भी मिर्च तीखी हो जाए या खटाई कुछ ज़्यादा पड़ जाए तो थाल उठा के पटक देते हैं। सारी बहुएं कांपती हैं उनसे। यूं कितने सुदर्शन, एकदम लंबे तगड़े, सफ़ेद बाल, तीखी आंखें। पर अम्मा हमें समझाती हैं, अरे बहू क्या करें वे भी, जब से रिटायर हुए हैं समय ही नहीं कटता घर में। अपनी महंती दिखाते हैं, दफ्तर की आदत जो ठहरी अब छूटेगी कैसी। अब हमारा क्या, हम तो बस ऐसे ही रह लेंगे। उनसे कोई टोक दे तो बस टूट जाते हैं, मैं भी बिखर जाती हूँ। जब हम 2 जान हैं, बस सह लो तुम लोग। ऊपर बुढ़िया जो बैठी है वह ठिकाने लग जाए फिर तो। अरे कैसी बात करती हो अम्मा, जेठानी टोकती। और क्या, हम लोग यूं ही बने रहेंगे क्या? फिर हम लोग की ज़िंदगी कब बनेगी? अब हमें किस बात की कमी है अम्मा? अम्मा मनी मन खूब हुलकती, पर बाहर नहीं दिखाती। ठीक ही है, तू तो पहले ही आ गई थी, पर जो तेरे पीछे आई हैं उन्हें जाने कैसा लगता होगा। क्यों, मेरी बिटिया कॉलेज की सुंदरी बनने का सपना नहीं देखती? जब मर्जी आती है, जब मर्जी जाती है, सारा बदन खोल के चलती है। पर मैं ही तो रोड़ा हूँ रास्ते का। जब से हुई है आप और भाइयों की दुलारी ठहरी। मैं जब मरघट जाऊंगी तो पहला दिया वही जलाएगी। अब मेरी पेट की जन्मी है तो क्या बोलूं उसके बारे में, कहाँ सुनती है मेरी। अरे नाना अम्मा, हम सब आपकी सुनेंगे। हम सब स्कूल के बच्चों की तरह कोरस में बोलते। हाँ हाँ सुन तो लोगी। काम वाम तो ठीक है, मेरे साथ तुम 5 हो, मेरी कमर तो टूट गई है। क्यों, तुम पाँचों 5 दिन के काम नहीं बांट लेती? अरे बिटिया को तो छोड़ो, वह तो करने से रही, उसके हिस्से का भी मुझे ही करना होगा। तुम पाँचों 5 दिन सुबह कॉफ़ी बना डालो। पर तुम लोग तो और भी आराम से उठती हो। हम लोगों का सम्मान आहित होता। क्या करें, अम्मा के खिलाफ जुबान भी नहीं चला सकते। हम 5:30 बजे उठते तो वो 5 बजे उठ के चूल्हा जला देती। हम 5 बजे उठें तो वो 4:30 बजे उठ जाए, और हम अगर 4:30 बजे उठे तो वो 4 ही बजे उठ जाती हैं। अब इस प्रतिद्वंद्विता का हम क्या करें? हाँ हाँ आओ महारानियों, कॉफ़ी तो पी लो। अब दोबारा गर्म करने की किल्लत तो मैं नहीं उठाऊंगी। इतना परोपकार कर दो कि कॉफ़ी पीती जाओ। मैं क्या कहूँ, अकेली थी तब से करती आई हूँ, अभी भी कर रही हूँ। अब तो भीड़ हो गई है, पर काम तो मुझ अकेली को ही करना पड़ता है। चलो जब तक चलता है चलता रहे, जिस दिन मैं नहीं रहूँगी तब तुम्हीं लोग को करना पड़ेगा। तुम लोग जैसा भी करो, सब्र तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं तुम लोग नेम छूत बात मानोगी या नहीं। अम्मा काम के बारे में लाख बोल लें, अपने हाथों जो करें वही उनको सुहाता है। हमारे माँ बाप को जितना आता था उतना ही सिखाया है, और हम भी कोशिश ठीक से कर ही लेते हैं। पर वह अपने नेम के बारे में जो झंडोरा पीटती हैं, उसमें भला कोई सच्चाई है? तुम्हारी अम्मा तो जो करें सब ठीक और हम जो करें सब गलत। चलो खैर छोड़ो। सारी दुनिया में दिवाली एक दिन पहले आती है, पर हमारे घर दिवाली 3 दिन पहले ही आ धमकती है। बस पिसाई कुटाई रंगाई जारी रहती है। अम्मा के हाथ में स्वाद भी तो कितना है। मैसूर पाक बना रही थी और उसकी सुगंध बैठक तक फैली हुई थी। मुंह में रख लो तो एकदम घुल जाए। बतासा है या मक्खन, मैं कुछ भी खाऊं तो तुम्हारी याद आती है। पता नहीं तुम क्या कर रहे होगे। एक मौन ही तो है जिसे अकेले भोगा जा सकता है, पर इसकी भी एक सीमा होती है। फिर तो इसे सहना ही पड़ता है। अब तुम ही बताओ, हमारी तुम्हारी कोई उम्र है सहने की? भीतर के आवेग को एक दूसरे के साथ बांटने और कहने सुनने के दिन है ना। फिर तुम इतने चुप क्यों रहते हो? तुम पुरुष हो सकता है तुम्हें इन चीज़ों से लगाव नहीं हो, पर मैं तो तुमसे छोटी हूँ।
तुम्हारी परिपक्वता कहाँ से लाऊं? ना सही अपने लिए, कम से कम मेरे लिए तुम्हें मुझसे बातें करनी होंगी। पता है, दिवाली की पूर्व संध्या को जब बैठक पे नई धोतियाँ, साड़ियाँ और कमीज़ें रखी गईं, तो एक क्षण को लगा क्यों ना सारे कपड़े मैं अकेले ही पहन लूँ। स्त्रियों के कपड़े मेरे लिए और पुरुषों के तुम्हारे लिए। पर तुम थे कहाँ? तभी अम्मा मेहंदी कटोरी में घोले ले चली आई। गुड्डी, खा चुकी? हाँ माँ। जो भी खाना था खा लिया ना? हाँ माँ। तो फिर बैठ, तुझे मेहंदी लगा दूँ। अम्मा ने मेरे पैर खींच लिए तो मैं सिहर गई। अम्मा आप क्या कर रही हैं? मैं तो सोच रही थी कि अम्मा हथेलियों में मेहंदी रचाएंगी, पर अम्मा सुने तब ना। पता नहीं किसी सोच में डूबी मेरे पाँव सहला रही थी। इतना करती हैं पर उनकी नरम नरम उंगलियाँ, मैं तो सकुचा गई थी। तभी मेरी रुलाई फूट पड़ी। अम्मा। कुछ नहीं रे गुड्डी, डर मत। पता नहीं आज क्या याद आ गया। मेरी एक बेटी थी बिल्कुल तेरी शक्ल सूरत की। आज होती तो तेरी उम्र की होती, पर उसे एक बार बुखार चढ़ाया था जो उसके दिमाग पर चढ़ गया। आजकल ना जाने कितनी कितनी बीमारियां इजाद हो गई हैं। 3 दिन तक उसे बुखार रहा, फिर उसने आंखें मूंद ली। धीरे धीरे यह हादसा मैं भूल गई रे गुड्डी। पर सच, आज लगता है कुछ भी नहीं भूली। भूल ही नहीं सकती। अच्छा हो या बुरा, खून नसों में दौड़ने लगता है जब हम सोचते हैं कि हम पिछला सब कुछ भूल चुके हैं। जाने कहाँ से वह निकल कर हंसने लगता है और कहता है, पगली, ये रहा मैं। सच कहूँ गुड्डी, आगे चलकर यह हमारी आत्मिक शांति ही बन जाता है, वरना जितने हादसे हमने झेले होते हैं, हमारे अंदर कहाँ ताकत रह जाती है और झेलने की। अम्मा फिर चुप हो गईं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा बोझ अपने दिल से उतार दिया हो। फिर वो एक विश्वास लेकर फिर से मेहंदी रचाने लगी। पर वे ना तो मेहंदी रचा रही थीं, ना ही अपनी मृत बिटिया को याद कर रही थीं। इससे परे वो युवा सपने याद कर रही थीं जो उन्होंने कभी जिए थे, जब वो मेरी उम्र की रही होंगी। इस घर की बहुत सी बातें बेहद प्यारी लगती हैं। यहाँ 4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। आपकी दादी, माँ और बाबूजी, मैं और तुम, फिर तुम्हारे भाई और भाभी की संतानें। यहाँ सब एक जैसे हैं। यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती, पर यह घर मंदिर लगता है। पहाड़ी पे बसे मंदिर की किसी मूर्ति की तरह दादी ऊपरी मंजिल पर बैठी हैं। उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बच्चों को वहाँ जाने की मनाही है, क्योंकि दादी परेशान होंगी। अम्मा को छोड़ के ऊपर की मंजिल पर कोई नहीं जाता। अम्मा अपना भारी भरकम शरीर लेके जैसे षोडोपचार करती हैं। पूरे दिन में कम से कम 6 बार सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं। दादी का खाना अलग पकता है, पता नहीं क्या हम नहीं जानते, पर अम्मा एक थाल में नैवेद्य की तरह भोजन परोसकर उसे पत्तल से ढक देती हैं। फिर हल्दी पुते चेहरे पर लाल टीका लगाए, बालों में च्यवंती के फूल लगाकर सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। सच, उन्हें देख के रोम रोम पुलकित हो जाता है। कभी कभी अम्मा और बाबूजी एक साथ उतरते हैं। एक बार तो उन दोनों को एक साथ देख के मैं इतनी खुश हो गई कि झट से उनके पैर छू लिए। अम्मा के चेहरे की करुणा और पिघल गई। बाबूजी का कठोर चेहरा भी कुछ द्रवित हो गया। क्या रे गुड्डी, क्या बात हो गई? पर मैं उन्हें क्या समझाती। बस भावुकता की हद हो गई कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और मेरी आंखों से आंसू झरने लगे। प्यार से बाबूजी ने मेरे सर पे हाथ फेरा। अम्मा दबे स्वर में बाबूजी से बोली, अच्छा है, बिटिया को छोटे बड़े का लिहाज भी खूब आता है। बात कोई खास नहीं थी, पर जाने क्यों मुझे लगा अगर मैं इनके पैर छू लूँगी तो इनके पुण्य का एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाली अनुकंपा। लोग नहा धो चुके तो अम्मा आदतन ऊपर गईं, पर झट से नीचे उतर आईं। कहने लगीं, दादी को नीचे आना है। अम्मा और बाबूजी ऊपर गए। हम लोग जैसे किसी स्वर्ग द्वार के खुलने की प्रतीक्षा में सीढ़ियों के पास ही खड़े हो गए। किसी पोते को जाने क्या सूझी, झट स्टूल पर चढ़कर बत्ती जला दी। दादी कुर्सी पर बैठी थीं। अम्मा और बाबूजी दोनों ओर कुर्सी को थामे पालकी की तरह उतार रहे थे। फिर बाबूजी ने दादी को उठाकर पाटले पे बिठा दिया। बाबूजी दादी को थामे रहे और अम्मा ने गुनगुने पानी से उसे स्नान कराया। यह आराधना नहीं तो और क्या है। हाँ, दादी को अक्सर नहलाया नहीं जाता। उनके स्वास्थ्य के कारण यह सावधानी बरती जाती है। जैसे मंदिर के उत्सव
मूर्ति को विशिष्ट तीज त्योहार के दिन ही स्नान कराया जाता है, उसी तरह दादी को भी खास मौक़ों पे ही नहलाया जाता था। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो बस इस शरीर के बंधन को उतार फेंकने की प्रतीक्षा में हैं। पेड़ भले ही गिर जाए, जड़ें तो शेष हैं। मैं सोचती हूँ दादी तो 100 से ऊपर की होंगी। तपिश से सारे अंग सूख गए हैं। दादी के शरीर को पोंछकर उन्हें साड़ी पहनाई गई और कुर्सी पर बिठा के रोशनी में लाया गया। दादी अब मौन ही रहती हैं। जब से उनके हाथ पैर और जीभ पर लकवे का प्रकोप हुआ है, बस आँखों से बोलती हैं। आंखें धस बली गई हैं, पर उनमें तेज आज भी बरकरार है। तभी पीछे बरामदे से बहुत ज़ोर चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हम सब उधर लपकते हैं तो बच्चा रोता हुआ दादी की गोद में आके दुबक जाता है। क्या हुआ रे लल्ला? अम्मा ने इसे झट से उठा लिया। शेखर उनका दुलारा है, दूसरे जेठ का बच्चा जो है। दादी दादी, बच्चा अभी हिचकियाँ ले रहा था। अम्मा ने पीट दिया। अरे क्या हुआ इसे? क्यों तीज त्योहार के दिन बच्चे को पीटा जाता है? अम्मा को सचमुच गुस्सा आ गया था। फूल से गालों पर 5 उंगलियों के निशान देखे किसका खून नहीं खौलता। कांति, ओ कांति! बरामदे सटी खिड़की में कांति भाभी बैठी थीं। एक पैर नीचे लटकाए दूसरे को मोड़ पर उस पर हाथ उलझाई हुई थीं। बाल खुलकर बिखर गए थे, पर उनको जैसे इसका होश ही नहीं था। आंखें तमतमा रही थीं, भीतर के घाव जैसे रिसने लगे थे, निचले होंठ सिकुड़ गए थे। अम्मा को देखकर वो भी बैठी ही रहीं। हाय राम, छोटी भाभी बोली। कांति भाभी पर फिर से भूत सवार हो गया। कांति भाभी को 3-4 महीने में एक बार इस तरह का दौरा पड़ जाता है। 3 दिनों तक दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेती हैं, ना नहाती हैं, ना उन्हें किसी चीज़ का होश रहता है। घोर उदासी में जैसे पड़ी रहती हैं। ऐसे में अम्मा भी उनसे दूर ही रहती हैं। कांति भाभी की कहानी भी दुखद है। छोटी भाभी ने ही बाद में बताई थी। मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ। कान बंद कर लिए थे मैंने तो। तुम्हारे दूसरे भैया दिवाली के दिन पटाखे लेने गए थे और वहीं पर दुर्घटना के शिकार हो गए। पता नहीं किस लुच्चे ने अधजली सिगरेट फेंक दी। बस पटाखों में आग लग गई और पूरी दुकान जल गई। भैया के तो प्राण वहीं निकल गए। सुना है भैया का चेहरा इतना शक्त विक्षक्त हो गया था कि उनका चेहरा पहचाना ही नहीं जा रहा था। शेखर तब पेट में था। अब शेखर 7 साल का तो हो ही गया होगा। सच पूछती हूँ, कैसे सहा होगा तुम लोगों ने यह सब? अम्मा और बाबूजी कैसे सह पाए होंगे? कैसे अब तक जीवित रह पाए? फिर कांति भाभी का तो पूछना ही क्या। सुना है उस हादसे के पहले घर भर में सबसे हंसमुख वही मानी जाती थी। अब भी उनके चेहरे की सुंदरता हूबहू वैसे ही कायम है। उनका सारा आक्रोश अब खुद पर उतरता है और इसी आंच में तप कर वह और भी निखर गई हैं। इस हादसे के बावजूद वह और लड़कियों की तरह मायके नहीं लौटी। हम लोगों के साथ यहीं घुल मिल कर रहती हैं। यह भी कितना अच्छा लगता है। उन्हें देख के अम्मा का पारा भी उतर गया। क्यों री कांति, अभी तक नहाई नहीं? चल उठ, कहीं बच्चे पर इस तरह से हाथ उठाते हैं। कैसा अंधेर है। अंधेर? कहा नहीं है अंधेर, बोलिए तो इसमें इस तरह से बच्चे का क्या दोष? दादी अम्मा, मैंने तो कुछ नहीं किया। फुलझड़ी जलाई थी और अम्मा को दिखाने लाया था। बस मुझे खींचकर पीठ पे और मुंह पे खूब तमाचे लगाए। कहते कहते बच्चा सुबकने लगा। अम्मा ने उसे गले से लगा लिया। आ तो इधर, तुझे और मारूंगी। पेट में था तभी बाप को निगल गया। बता, तुझे मारूं नहीं तो क्या करूं? आरती उतारूं तेरी? अम्मा का पारा चढ़ गया। अब या पाप तो तेरा है और मेरा भी री। बच्चा क्या कर लेगा इसमें? यही सोच ले कि मेरे बेटे की याद में राम ने यह बच्चा तुझे भीख में दे दिया है। और फिर मुझे मातम मनाने का आज ही दिन मिला है। मेरा भीटू बेटा गया था, क्या मुझे नहीं सालता? मैं तो भूलने की कोशिश कर रही हूँ। भाभी जैसे भड़क उठी। आपका तो बेटा गया, पर मेरा तो पति ही छिन गया। दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? हम सब बुत हो गए। अम्मा से कोई इस तरह बात नहीं करता। आज की सुबह इतनी भारी क्यों हो गई? हम सब चुपचाप वहीं खड़े थे। अम्मा भी कुछ नहीं बोली। बच्चे को गोद से उतारा और सीधे बहू को गले से लगा लिया। भाभी तो बस टूट गईं। अम्मा से लिपट के फूट फूट कर खूब रोईं। अम्मा की आंखें भी बरसने लगीं। बहू के सर पे हाथ फेर बाल संवार दिए। कांति, देख देख तो इसे। शेखर एक फुलझड़ी जलाकर माँ और दादी के सामने हंस रहा था। उसके गाल अभी भी गीले थे।
हम सबकी आंखें नम हो गईं। सच, गृहस्थी एक क्षीर सागर है। लक्ष्मी ऐरावत भी इसी से निकले, तुम भी इसी में जन्मे। हलाहल विष हो या अमृत, सब इसी में है। ये थी आज की कहानी क्षीर सागर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।